इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमैनिटीज जो पीस रजिस्ट के बारे में बात करती है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। जो नाटो सेना थी, कम से कम 5 लाख सैनिक इन्होंने इराक में उतार दिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ उस वक्त। लेकिन अब इजराइल ने हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया। ये जो अपने आप को शांति का प्रतीक कहते हैं, ये जो संस्थाएं अपने आप को शांति का प्रतीक कहती हैं, ये नहीं बोली। ओआईसी का भी तस्करा किया। ओआईसी तो कुछ नहीं है, दरिंदे हैं ये ओआईसी में बैठे कंट्रीज हैं। नहीं हो सकता सर, कुछ है ही नहीं। मुझे पता है ना, इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमेरिका आया, मार के चला गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इराक में अमेरिका आया, उसने मार के इनको रेल बना दी इनकी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अमेरिका आया, मार के चला गया गद्दाफी को, उसने अपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, उसको मार के चला गया। क्या किया ओआईसी ने? आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि ये इतना सा पिद्दी सा देश इजराइल और यूएन, जिसमें कि दुनिया के लगभग सारे ही देश हैं। आज की डेट में इजराइल जो है ना, वो यूएन से भी ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका जो है यूएन का एक परमानेंट मेंबर, ठीक है, अध्यक्ष भी वही है। आप कह रहे हैं अमेरिका के दिए हुए हथियारों से ही तो इजराइल मार रहा है गाजा में। तो इंटरनेशनल अमेरिका के दिए हुए तो हथियार है। F-35 जो जहाज है वो किसका है? किसने दिया है? इजराइल को, अमेरिका ने दिया है, और वो उसी जहाज से लगातार बमबारी कर रहा है, मार रहा है लोगों को। मीडिया का जो पर्सपेक्टिव है, कुछ नहीं है इंटरनेशनल मीडिया। मैं बताता हूँ आपको इंटरनेशनल मीडिया क्या है। दुनिया का 95% मीडिया जो है वो इन इजराइलियों के हाथ में है। मुसलमानों ने एक काम सबसे ज्यादा गलत किया है। एजुकेशन में तो पिछड़े थे, लेकिन मीडिया में सबसे ज्यादा पिछड़ गए। आपके एतबार से सर ये है कि फिलिस्तीनियों की आवाज इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाएगी। मुसलमान को मीडिया ने हमेशा से ही एक विलन के रूप में देखा है। आप पढ़िए मुसलमानों की हिस्ट्री कभी। यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो चैनल की कोई औकात नहीं है। वो चैनल को जब चाहे जैसे चाहे उठाकर फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे मुझे बताइए। सर इसराइल का हमेशा से कंसेप्ट रहा, उसने कहा है कि मैं एक टेररिज्म से फाइट कर रहा हूं। सॉरी, जिस गाजा में लोगों को खाना नहीं पहुंच रहा है, मेडिसिन नहीं पहुंच रही है, सारी की सारी सुविधाएं उनके लिए बंद है, पानी तक उनको नहीं मिल रहा है, उस गाजा में हमास के पास हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? तो इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे बैकग्राउंड में टेररिज्म को आप कैसा देखते हैं? ये सारे लोग ऑक्युपायर को अगर पीस की दावत दें, ह्यूमैनिटेरियन की दावत दें, तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के इस इंटरव्यू सेक्शन में हम अली जनाब मोहतरम नावेद साहब का इस्तकबाल करते हैं। नावेद साहब, तहे दिल से आज के इस इंटरव्यू सेक्शन में आपका इस्तकबाल करते हैं एक ऐसे मौजू और उन्वान को लेकर जो हम सभी लोगों के लिए तकलीफ का बायस है। आज मुसलसल कई दिनों से गाजा में फिलिस्तीनियों की जानें जा रही हैं। उनकी इज्जतों को लेकर, उनके घरों को लेकर, यानी किसी भी जाविये से या किसी भी तरह से फिलिस्तीन और ना फिलिस्तीन के लोग महफूज नहीं। इसराइल की तरफ से मुसलसल उन पर हमले किए जा रहे हैं। जराइम और मिसाइल्स की मतलब इंतहाई किस्म की आलात और हरबे उनको तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इस ज़िम्मे में क्या सोचते हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बावजूद भी खामोश हैं? एक रिकॉर्ड के मुताबिक 53,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग जख्म से चूर हैं, उनके लिए दवाइयाँ दस्तयाब नहीं हैं। आप क्या करें? आपने एक बात की थी अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या कर रही हैं? क्या है सर, एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक आती है ओआईसी। हैं? ओआईसी किस लिए है? ओआईसी में है कौन कौन? सारे के सारे मुस्लिम मुल्क है ना, कोई और मुल्क तो नहीं है ना उसमें। जब वही लोग मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मानव अधिकार की बात करते हैं, ये लोग क्यों बोल देंगे गाजा के बारे में? यूएनओ, आप यूएनओ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इतने दिन हो गए, ये लड़ाई लगभग 2 साल से चल रही है। इजराइल ने हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया, उनका नरसंहार किया, सब कुछ कर दिया, उसने सारा काम कर दिया, लेकिन यूएन कुछ नहीं बोला। जबकि यूएन अपने आप को कहता है कि भैया हम तो दुनिया में शांति लाने के लिए है, तो कहां है उनकी शांति? सर, ये कत्ले आम जो हो रहा है, ये कहिए कि जब से इसराइल की बुनियाद पड़ी 1948 से लोगों की मुसलसल जाने जा रही है। देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत लंबा कारण है।
अगर हम और ज़्यादा उतर जाएंगे ना पीछे, तो हम देखेंगे कि इसमें अरबों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। 1947 के आसपास में जब यूएनओ की एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है कि भैया ठीक है, एक स्टेट दे देंगे हम इजराइल को और एक स्टेट हम दे देंगे पैलेस्टीन को। तो उस वक्त अरबों ने इस चीज का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। अरबों ने कहा कि भैया नहीं, हमको नहीं चाहिए इजराइल। और जैसे ही 1948 में इजराइल बना है, तब इन अरबों ने इजराइल पर हमला कर दिया। अरब सोच रहे थे कि अमेरिका और ये जो ब्रिटेन है ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि अरबों ने ओटोमन एम्पायर को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए इन लोगों का बहुत साथ दिया था। ओटोमन एम्पायर को इन लोगों ने खत्म करने के लिए अमेरिका का और इसका ब्रिटेन का बहुत साथ दिया था, अन्य शक्तियों का भी साथ दिया था। लेकिन एंड ऑफ द एंड क्या हुआ कि जैसे ही अरबों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध किया, 1948 की बात है ये, जैसे ही इजराइल आज बना है तो उसके अगले दिन या आने वाले कुछ दिनों में हमला कर दिया गया था। तब क्या हुआ, अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट किया और इजराइल ने उनको वहां पर हराया और हराने के बाद में फिलिस्तीन की जो जमीन थी उस पर उन्होंने कब्जा किया। फिर 67 में भी इन लोगों ने हमला किया उस पर। आपके एतबार से फिलिस्तीन शहरियों को प्रोटेक्शन देने के एतबार से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमैनिटीज, जो पीस रजिस्ट के बारे में बात करती हैं, कुछ नहीं है, सब बेकार है। इसमें इनका रोल क्या हो सकता है? कुछ भी रोल नहीं हो सकता। अरबों ने कुछ नहीं किया तो एक कॉलेक्टिव एक्शन जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन या यूएन के अंदर जो भी संस्थाएं आती है जो पीस के बारे में बात करती है, ह्यूमैनिटेरियन बेस पर बात करती हैं, वो क्या करती है? आज गाजा में लोगों के पास खाने की चीज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं आपको पहले उसकी बात बताता हूँ, इस पे हम बात करेंगे। मैं पहले उस पर बात बता देता हूँ थोड़ी सी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेंगे। आपको याद होगा 2002 के और 3 के बीच में सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, कतर पे किया था ना हमला। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका, नाटो और यूएनओ ये सारे के सारे आ गए दुहाई देने के लिए कि भैया यहाँ पर तो मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और उसके बाद में पूरी की पूरी जो नाटो सेना थी, कम से कम 5 लाख सैनिक इन्होंने इराक में उतार दिए सद्दाम हुसैन के खिलाफ उस वक्त। लेकिन अब इजराइल ने हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया। मासूम बच्चे मारे गए उसमें सर, इतने से बच्चे, 1-2 साल के बच्चे थे उसमें, और महिलाएं, बुजुर्ग सब मारे गए। कुछ लोगों को उसने मारा बम गिरा करके, कुछ लोगों को उसने मारा भूख से। लेकिन आज ये मानव अधिकार वाली जो संस्थाएं हैं ये नहीं बोली। ये जो अपने आप को शांति का प्रतीक कहते हैं, ये जो संस्थाएं अपने आप को शांति का प्रतीक कहती हैं, ये नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि मुसलमान के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ बनाई गई थी। तो मिलिट्री, क्योंकि अगर कहीं मुसलमान जो देश है, ठीक है, वो कुछ करेगा इस तरह की हरकत, तो ये सारी की सारी मिलिट्री मिलकर उस मुस्लिम कंट्री पर हमला करेंगी। लेकिन अगर कोई भी अन्य देश जैसे इजराइल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या नाटो के जितने भी देश हैं, अगर ये किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला करते हैं तो फिर ये जितनी भी संस्थाएं हैं, यूएन है, नाटो है और ये और भी जितनी है, ये सब की सब शांत रहेंगी। ऐसे रहेंगी जैसे कि इनको किसी ने जहर पिला दिया और इनको कह दिया शांत रहो। पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो इदारे एजेंसी, जैसे आपने नाटो का तस्करा किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि अगर कहीं पर भी किसी भी तरह से जहरी आलात इस्तेमाल किए जाएंगे जंग में, जो लोगों के लिए मतलब लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित होंगी, तो एक कलेक्टिव, एक इज्तिमाई एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन में कंटिन्यू ये एक्शन इसराइल की तरफ से ले रहे हैं। आखिर क्या वजह ऐसी है कि अभी भी यूएन जैसे इदारे या इसके अलावा जितने भी आपने वो
OIC का भी तस्करा किया, यानी OIC तो कुछ नहीं है, दरिंदे हैं ये OIC में बैठे जो हुए कंट्रीज हैं जिनका मतलब ये था कि अगर इस्लामिक कंट्रीज या मुसलमानों के साथ कोई गलत काम होगा तो उस पर हम उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए कि OIC ने एक बार भी मुसलमानों के लिए कुछ सपोर्ट किया हो, सिर्फ एक बात मुझे बता दीजिए, याद कीजिए। इस मामले में सर थोड़ा मैं भी कश्मकश का नहीं हो सकता सर, कुछ है ही नहीं, मुझे पता है ना। इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमेरिका आया, मार के चला गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इराक में अमेरिका आया, उसने मार के इनको रेल बना दी इनकी, इन्होंने कुछ नहीं किया। लीबिया में अमेरिका आया, मार के चला गया गद्दाफी को। उस गद्दाफी ने अपने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, उसको मार के चला गया। क्या किया OIC ने? आए दिन मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, मुसलमानों के अच्छे अच्छे लीडर्स को मारा जा रहा है, ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे देशों को बर्बाद किया जा रहा है। क्या किया OIC ने? और आप बात कर रहे हैं किसकी? UNO की। चलो UNO की बात कर लेते हैं। अभी अभी की बात है, लगभग 2 दिन पहले UN की एक रिपोर्ट आती है। उसमें UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चे मरने वाले हैं भूख से। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सर, आप इलाज की बात छोड़ दीजिए, आप मेडिसिन की बात छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल की बात छोड़ दीजिए, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। फिर इसके बाद UNO ने अपने 93 ट्रक भेजे UN ने, और उन 93 ट्रक को इजराइल ने रोक दिया। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि ये इतना सा पिद्दी सा देश इजराइल और UN, जिसमें कि दुनिया के लगभग सारे ही देश हैं, वो कुछ भेजता है गाजा के लिए खाद्य सामग्री, लेकिन उसको इजराइल रोक देता है। तो इजराइल की हिम्मत देखो, आज की डेट में इजराइल जो है ना, वो UN से भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका का उसके सर पे हाथ है, ऐसे करके रखा हुआ, और अमेरिका के सर पे हाथ है अरबों का, क्योंकि अरब जो हैं वो नमक हराम है, वो उसके साथ में डील करते हैं और अमेरिका को लगातार पैसा देते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करूंगा कि अमेरिका जो है UN का एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष भी वही है, अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट वही रहता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अभी चल रहा है, जो बेसिक नीड होती है कि इंसान की, खाना पीना, रहना, हाउसिंग, फूड, वाटर, शेल्टर्स, आज उस चीज की मतलब क्राइसिस वहां पे पाई जा रही है। पाई क्या जा रही है सर? जानबूझ करके ये चीज की जा रही है। आप कह रहे हैं अमेरिका के दिए हुए हथियारों से ही तो इजराइल मार रहा है गाजा में। तो इंटरनेशनल अमेरिका के दिए हुए तो हथियार हैं। F-35 जो जहाज है वो किसका है? किसने दिया है इजराइल को? अमेरिका ने दिया है, और वो उसी जहाज से लगातार बमबारी कर रहा है, मार रहा है लोगों को। मीडिया का जो पर्सपेक्टिव है, कुछ नहीं है इंटरनेशनल मीडिया। मैं बताता हूँ आपको इंटरनेशनल मीडिया क्या है। दुनिया का 95% मीडिया जो है वो इन इजराइलियों के हाथ में है, जियोनिस्ट के हाथ में है। 95% मीडिया कुछ नहीं बोलेगा मीडिया आपके लिए। मुसलमानों ने एक काम सबसे ज्यादा गलत किया है, एजुकेशन में तो पिछड़े ही थे, लेकिन मीडिया में सबसे ज्यादा पिछड़ गए। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया मेरी वीडियो के नीचे कि नवेद जी, मुझे एक बात बताइए कि ठीक है आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं आतंकवादी? कोई अगर और कोई व्यक्ति होता, उसका क्या जवाब होता? आपका क्या जवाब होता? सिर्फ 1-2 शब्दों में। तो उसने तशवीशनाक मामला है। ऐसा है नहीं कि मुस्लिम ही सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि मुसलमान के पास में मीडिया नहीं है। मुसलमान की अच्छी छवि जो है वो लोगों के सामने रखी ही नहीं गई। मुसलमान को मीडिया ने हमेशा से ही एक विलन के रूप में देखा है। हमेशा इस मीडिया ने उसको विलन बनाया, जबकि इस दुनिया के ज्यादातर जो निजाम है वो सारे मुसलमान के दिए हुए हैं। आप पढ़िए मुसलमानों की हिस्ट्री कभी, लेकिन कुछ नहीं है। सब कुछ जब उनके हाथ में मीडिया है, वो तो भाई अपनी मीडिया से अपने आप को हाईलाइट करेंगे। वो क्यों मुसलमान को करेंगे? और दुनिया को, एक दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जैसे नेताओं को अपनी सत्ता पर रहने के लिए एक विलन की जरूरत है, और उन्होंने विलन किसको बनाया? मुसलमान को। तो आपके एतबार से सर ये कि फिलिस्तीनियों की आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाएगी। और मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, मेरा जो चैनल है, दूसरा चैनल, उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी। किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। मेरे चैनल पर तुरंत स्ट्राइक मार दी गई। स्ट्राइक मारी और उसके बाद मेरा चैनल जो था डीमोनेटाइज हो गया।
लगभग 50-60 हज़ार की इनकम स्टार्ट हो गई थी वहां से आने के लिए। ठीक है, जैसे डिमोनिटाइज हुआ है मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैं वीडियो बनाता गया। उसके बाद जैसे ही मेरे चैनल की वो स्ट्राइक हटने वाली थी, इन्होंने एक और स्ट्राइक मार दी और चैनल अब मेरा मुझे लगता है कि वो कभी मोनेटाइज होगा ही नहीं। इन्होंने उस तरह से उसको कर दिया है। और मेरे जैसे सर, मेरे जैसे और जो लाखों मुस्लिम्स हैं बेचारे, मुस्लिम को छोड़ो, जो अच्छे लोग हैं, जो इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, बहुत से नॉन मुस्लिम है आवाज उठा रहे हैं, उन सबके चैनलों को भी बंद कर दिया गया। जब उनका प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब उनका है, तो भैया आप उन्हीं की बातें बोलेंगे, उन्हीं की आवाज उठाएंगे। आप यूट्यूब पर अगर एक यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो चैनल की कोई औकात नहीं है, वो चैनल को जब चाहें जैसे चाहें उठाकर फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे मुझे बताइए? अगर मेरा प्लेटफॉर्म है और आप उस पर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और आप उस प्लेटफॉर्म पर आकर के हमारे ही खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं तुमको हटा दूंगा। तुम बनाओ मेरे खिलाफ वीडियो, एक भी वीडियो तुम मेरे खिलाफ जैसे बनाओगे, मैं तुरंत तुमको हटा दूंगा। तुम क्या कर लोगे? सर, आप अभी कुछ टाइम पहले आप वर्ल्ड पावर्स की बात कर रहे थे, जैसे यूएन हो गया या इसके अमेरिका हो गए या इस तरह से जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इस इशू पर कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन अभी हालिया कुछ दिनों में करंट डेज में हम देख रहे हैं कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अंटिल अमेरिका भी और यूएन भी, मतलब फिलिस्तीनियों की जस्टिस के कमिटमेंट को लेकर जी बहुत अभी तेजी दिखाई जा रही है और उनके लिए खाना, बहुत सारे ट्रक का फूड वगैरह सब कुछ सारी चीजें भेजा। सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है सब ये कुछ कितना फायदेमंद हो सकता है? क्या अभी ये जंग रोकी जा सकती है? जंग रोकने से बचा क्या है गजा में? है क्या गजा में? मुझे बताओ ना। पॉजिटिव एक्शन कुछ भी नहीं बचा है गजा में। आप जाकर के अगर देखेंगे गजा को, अब गजा में कुछ नहीं बचा है। इजराइल ने गजा के चप्पे चप्पे पर बम बरसाए हैं, चप्पा चप्पा उसका तबाह कर दिया है। खाने पीने के लिए कोई चीजें नहीं है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, शायद लोगों को वो बात बुरी लगे, शायद लगे, लेकिन वो बात मैं एक हकीकत बात बता रहा हूँ कि जिस गाजा में लोगों को खाना नहीं पहुंच रहा है, मेडिसिन नहीं पहुंच रही है, सारी की सारी सुविधाएं उनके लिए बंद है, पानी तक उनको नहीं मिल रहा है, उस गाजा में हमास के पास हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? सोचिए इस बात को जरा। यहाँ सर, इसराइल का हमेशा से कंसेप्ट रहा, उसने कहा है कि मैं एक टेररिज्म से फाइट कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि वो जो टेररिस्ट है वो उसी का बनाया हुआ है, क्योंकि इसराइल को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए उस हिस्से की जरूरत है गाजा की। कानूनी रूप से अगर वो डायरेक्टली गाजा पर हमला करता तो शायद यूएन और ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ हमास ने हमला किया है, जैसे ही हमला किया हमास ने, तो फिर उसने ना रुकने की कसम खाई और फिर उसने धड़ाधड़ मारना शुरू किया। अगर उस पर, अरे भाई इजराइल के पास तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ढूंढे हमास को और मारे पकड़ के। लेकिन उसने हमास को निशाना नहीं बनाया, उसने आम जनता को निशाना बनाया हमास की आड़ में। आपने ये बात नोटिस नहीं की? बात तो सही। एक चीज और सर, आपसे एक सवाल और, जो हमारा लास्ट सवाल होगा कि इसराइल तो जाहिर सी सूरत है कि वो ऑक्युपायर है, उसने कब्जा किया हुआ है, और फिलिस्तीन जो हमारे वो ऑक्युपाइड। इस पूरे कंसेप्ट में आप टेररिज्म को, जैसे कि अभी आपने टेररिज्म पे बात की थी, आपने किसी एक अपनी स्टोरी का भी उसका हवाला दिया, एक्सीडेंट जो आपके साथ हुआ कि मुस्लिम ही क्यों ऐसा होते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे बैकग्राउंड में टेररिज्म को आप कैसा देखते हैं? क्या है टेररिज्म? बताता हूँ टेररिज्म क्या है, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अल-जुलानी को जानते हैं आप? अल-जुलानी, उस पर अमेरिका ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अल-कायदा की एक अबू अल हस्साम के नाम से थी, उसकी खुद की एक ब्रिगेड, ठीक है। अमेरिका ने उस पर कितने का इनाम रखा था? 1 करोड़ रुपए का। इंटरनेशनल टेररिस्ट बना दिया था उसको। लेकिन ट्रंप अभी कुछ दिनों पहले अल-जुलानी से मिलकर आए हैं और उसके ऊपर के जितने भी उस पर चार्जेस थे वो सब उन्होंने हटा दिए हैं। सीरिया को भी उन्होंने माफ कर दिया है। अब सुनिए, एक टेररिस्ट, जिसको पहले आपने टेररिस्ट कहा, अब इसके मुद्दे की बात सुनिए। जवाब थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जानना जरूरी है। हाँ, तो बताता हूँ क्या है। देखो मेन चीज क्या है। जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने जैसे ही इजराइल पर अटैक करना शुरू किए तो भी ये अल जुलानी वाला जो गिरोह था ये एकदम एक्टिव हुआ और इसने जाकर के सीरिया में एकदम से कब्जा कर लिया। बशर अल असद की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका। इसके पास में एकदम से एडवांस हथियार आ गए और इसने उसको वहां से हटा दिया, उसके राष्ट्रपति को, और वहां पर जाकर के अंतरिम राष्ट्रपति बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका और उसका क्या कनेक्शन है, तो मैं बताता हूँ। सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद, उनके जो संबंध थे वो ईरान से बेहतर थे और ईरान किसकी मदद करता था? हिजबुल्ला। तो मदद जो आती थी वो ईरान से जो मदद आती थी ना वो सबसे पहले आती थी सीरिया और फिर सीरिया से वो जाती थी हिजबुल्ला के पास। समझ गए? अब जब बशर अल असद ही नहीं होगा तो ईरान की मदद हिजबुल्ला तक पहुंचेगी कैसे? जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी ये टेररिस्ट बनाए हुए हैं ये सब उन्हीं पश्चिमी देशों के बनाए हुए हैं। फिर चाहे आप ओसामा बिन लादेन को दे लो, ओसामा बिन लादेन को बनाने वाला कौन था? अमेरिका। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान पर हमला कर रहा था तो अमेरिका ने उसकी मौजूदगी वहां से कम करने के लिए इनको हथियार देना शुरू किए। ओसामा बिन लादेन को तैयार किया, अलकायदा को तैयार करवाया और फिर यूएसएसआर को मारा पकड़ के, उसको वहां से भगाया। अब उसके बाद अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है अब आप हमारी बात मानो इस तालिबान से। उसने कहा भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, हमारा देश है, हम अपने तरीके से चलाएंगे। फिर उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। हमला क्यों करा है वो आप जानते हैं? सर यहाँ रोक के मैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जितने भी ऑक्युपाइड देश हैं, जैसे अफगानिस्तान का आप मिसाल दिए, सीरिया का मिसाल दिए, म्यांमार का भी आप इस जिम्मे में ले लीजिए, म्यांमार भी है, और ये जितने भी मतलब कहीं ऑक्युपाइड है जिसपे किसी न किसी का जोर हो और किसी न किसी का कब्जा हो, वो तो सब देशों पर रहा। ऐसा अभी के सिनेरियो में तो उनको पीस के लिए कॉल दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता आज की सिचुएशन में कि जो ऑक्युपायर है हम उसको पीस की तरफ दावत दें? हमारे इंटरनेशनल मीडिया जो हो गए, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हो गए और भी स्कॉलर्स जो हो गए, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारे लोग जो ऑक्युपायर को अगर पीस की दावत दें, ह्यूमैनिटेरियन की दावत दें, तो ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। आपका रिव्यू? कोई रिव्यू नहीं है मेरा इस बारे में, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। समझ गए ना? ऑक्युपायर जो जितने भी है ना, इनको जो बनाने वाले, एक देश का नाम बताओ मुझे ऑक्युपायर। आप फ्रांस को भी ले सकते हैं, फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस तो अब ठीक हो गया, फ्रांस तो अब ठीक है ना, अब तो वो तो ऑक्युपाइड है ना, वो ऑक्युपाइड थोड़ी है। अफगानिस्तान था पहले, नहीं अफगानिस्तान भी नहीं था, अफगानिस्तान ऑक्युपाइड था, उस पे कब्जा किया था। अब हुआ लेकिन उसको भी धीरे धीरे लोगों ने मान्यता दे दी है। तो मैंने कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीरिया में उन लोगों ने कब्जा किया, कब्जा करते ही आ रहे हैं राष्ट्रपति साहब, ठीक है साहब आ जाओ, हम आपको दे रहे हैं जगह। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके अंदर इतना दम है तो आप करेंगे चीजों को। अमेरिका था जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका आने का वीजा नहीं दिया था, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन जैसे ही वो भारत के प्रधानमंत्री बने, हाथ में लिए फिर रहे थे वीजा, बोले साहब ले लो वीजा, आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ हमारे यहाँ। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होना तय है, तो इस पर कोई बात नहीं है। खैर हम लोग यहाँ हंस भी रहे हैं, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर दिल में दर्द है। आज का ये सेशन आपकी गुफ्तगू से बहुत पुरमगज रहा, हेल्थी डिस्कशन आपने जो ओवर द इश्यूज ऑफ गाजा और इन करंट सिनेरियो पे आपने बात की। इन्हीं बातों के साथ आज के सेक्शन को हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद।